वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं बज़ में तलबा। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल और आज मेरे मेहमान सात समंदर पार से जनाब नईम कुरैशी। और अब नईम कुरैशी बज़ में तलबा के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बल्कि कराची के, अब पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं कि जिस शोबे से ये वाबस्ता हैं, बहुत काम कर रहे हैं। मैंने तारुफ कुछ करवाया ही नहीं इनका। नईम कुरैशी पब्लिसिटी चैनल के, जो कि एक पब्लिसिटी और पीआर की कंपनी है, उसके सीईओ हैं। इसके साथ साथ नेशनल फोरम ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के सीईओ हैं और चेयरमैन हैं, और बहुत कुछ इसके हवाले से ग्रीन कराची को बनाने के लिए, दरख्त के हवाले से इन्होंने बड़ा काम किया। आगे चल के मैं इनसे बात करूंगा। तो नईम कुरैशी, सॉरी मैं ये तारुफ नहीं करवा सका आपके, लेकिन आपको हर कोई जानता है और माशाल्लाह मशहूर आदमी है अब आप कराची में। ये हाँ, बताइए बदले कि तलबा के तो लोगों को, हाँ, हाँ बल्कि ये इस लिहाज से अच्छा हो गया कि पहले हमने वो दिलचस्प बातें, जो हमारी यादें हैं, हमारा सरमाया है, हमारे मतलब एक ताल्लुक है हम्म, तमाम दोस्तों के साथ, वो ज़्यादा हमारे लिए मेरे ख्याल इम्पोर्टेंट था। तो तारुफ साथ-साथ जो है ना वो चलता रहेगा। चलता रहेगा। अच्छा ये बताइए हुँ। कि कॉलेज आपका कौन सा था और कॉलेज में कौन कौन से मराहिल और डिग्रियां तय करने के बाद आप एक पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बने, जो कि आजकल ज़बूहाली का शिकार है। आपकी वजह से तो नहीं हुआ ऐसा कहीं? नहीं, मैं असल में मैं आपको बताऊँ कि बहरहाल अफ़सोस होता है ये सूरत-हाल देख के। मैं आपने आज तो की जो गोल्डन उसकी शेक हैंड कर लिया था वहां। तबाहली, उससे पहले मैं निकल चुका था। मैंने 2001 में हैंडशेक करके अपना बिज़नेस शुरू कर दिया था। कॉलेज मेरा था सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो फेडरल एरिया में था। मीर तो हामिद अली यहाँ साहब भी था वहां पे थे। हाँ जी। मीर हामिद अली साहब वहां पे उस्ताद थे, प्रोफेसर। जी, मीर हामिद अली बिल्कुल थे। जब वो मैं शाम की शिफ्ट में मैंने वो वहाँ दाखिला लिया कि दिन में हम कुछ काम-वाम करेंगे या हम्म, कोई एक्टिविटी ऐसी करेंगे जिससे कुछ बेनिफिट हों। तो फाइनेंशियली बेनिफिट हो, क्योंकि बहरहाल ये ज़रूरी था कि हमें कुछ काम भी करना चाहिए। हम्म, तो बहरहाल ये कि वो उसमें ये हुआ कि फिर शाम की शिफ्ट में हमने दाखिला लिया। इंटर मैंने वहीं से किया, बीए मैंने वहीं से किया। मीर हम्म, हामिद अली हमारे शाम के जो शिफ्ट थी उसके प्रिंसिपल थे, और प्रोफ़ेसर इफ्तिख़ार अजमल शाहीन और 2-3 और शख्सियत, मुझे उस वक़्त नाम याद नहीं आ रहे। अदब के हवाले से और अपने इल्म और दानिश के हवाले से बड़ा नाम थे। उस ज़माने में आपको पता ही है कि प्रोफ़ेसर्स और ये सारे लोग बाकायदा अदीब, दानिशवर, और बड़ा एक उनका नाम होता था, मुसन्निफ़ होते थे, और काफ़ी एक बड़ा एक उनका लेवल होता था जिसमें वो पूरे शागिर्द भी उनके फ़ख्र करते थे, और वो खुद उनका हम्म, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था माशरे के लिए। तो बहरहाल वो करने के बाद फिर मैंने मतलब जॉइन किया स्टील मिल। उससे पहले हम रेडियो जॉइन कर चुके थे, हम्म, और स्टील मिल जॉइन करने के बाद वहाँ पर मैंने कुछ तकरीबन कोई 6-8 साल मुख्तलिफ जगहों पे काम किया। फिर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में मेरा ट्रांसफ़र हुआ एज़ ए पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर। तो फिर वहाँ से जो है ना ये सिलसिला चलता गया, और वो स्टील मिल का सुनहरा दौर था। सुनहरा से मुराद ये कि उसकी तामीर हो रही थी, हम्म, तरक्की हो रही थी। बाद में वो इदारा प्रॉफ़िट में आया। तकरीबन 1000 लोगों तक जो है ना वो उसकी अफ़रादी क़ुव्वत पहुँच गई थी। और बाकी फिर ये है कि उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की इकॉनमी में और इंडस्ट्री में ख़ास तौर से, और प्रॉफ़िट काफ़ी कमा के दिया। लेकिन बदकिस्मती से सियासी मुदाखलतें और मेरिट के मुताबिक ना चलाना एक इदारे को, और ज़ाती मफ़ादात या सियासी मफ़ादात के लिए इस्तेमाल करना, और दखल अंदाज़ी करके मैनेजमेंट के मामलात में उस इदारे को तबाह किया गया। आज हमें दुःख होता है कि क्योंकि उस इदारे से 30,000 लोग मुंसलिक रहे, और उन्होंने जहाँ उनकी अपने ख़ानदान की खुशहाली थी, वहाँ वो मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए भी जो है ना वो काम कर रहे थे। सही। तो ये आपका, आपने कहा कि और आज उस सियासी मदाखलत ने स्टील मिल का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया और वो खबरें आ रही हैं कि बिक जाएगा या बंद हो जाएगा। एक तवील अरसे से मुलाजमीन को घर बैठ के तनख्वाहें दी जा रही थी, कुछ कभी कुछ मिल रही हैं, कभी कुछ नहीं मिल रही हैं। तो ये सियासी मदाखलत, मतलब ये पीपल्स पार्टी का दौर था या नून लीग का दौर था? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब पहला दौर आया मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी का, हम्म, तो पीपल्स पार्टी ने बहरहाल उसमें बहरहाल सरकार, आपको पता ही है कि सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का मुखालिफ हूँ कि स्टील मिल, पीआईए, इंडस्ट्रियाँ या बैंक या एयरलाइन चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं।
एक सही। तो उसमें ब्यूरोक्रेसी जो चैंपियन बनती है ना हर काम की, वो ब्यूरोक्रेसी की बस की बात नहीं होती। तो बात ये है कि वो प्रोफेशनल्स का काम है। तो बहरहाल ये है कि वो उन्होंने हस्बे तवक्को उसमें भर्तियाँ शुरू की, चेयरमैन अपनी मर्ज़ी से लगाने शुरू किए, एमडी अपनी मर्ज़ी से लगाने शुरू किए। मतलब एक अफ़रा-तफ़री एक इदारे में फैल गई, एक सिस्टम होता है हर इदारे को, कोई आप और मैं कोई ज़ाती इदारा चलाएँ तो हम सोच समझ के, अगर क्लर्क भी रखना होगा, सही। हमें कोई टेलीफ़ोन ऑपरेटर भी रखना होगा, तो हम उसका तजर्बा और उसकी मतलब महारत देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या खिदमत अंजाम दे सकता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, किसी की जेब से तो कुछ जा नहीं रहा था। हुँ। तो बहरहाल ये कि उन्होंने पहला उसको पहले फ़ेज़ में काफ़ी उसको डैमेज किया, लेकिन बहरहाल वो सँभल गया क्योंकि उसमें काफ़ी ताकत थी जज़्ब करने की इस तरह के मसाइल को। फिर हुँ। मुस्लिम लीग का दौर आया, तो मुस्लिम लीग के दौर में भी मतलब उसको को बहुत ज़्यादा मसलन जो है पाकिस्तान ना में मतलब जो भी जिस जिस इदारे की, जिस गवर्नमेंट की, जिस जमात की गवर्नमेंट रही, उसने अपने तौर पर इस्तेमाल किया। और आपके इल्म में इजाफा जी, करूं, एपीपी जो एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरकारी खबर रसा एजेंसी, उसमें भी इतने जियाले भरे गए कि वहां पर अजब अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई कि तनख्वाहें मिलना बंद हो गई जर्नलिस्ट को। ये भी शायद आपके इल्म में होगी कि हाँ। हमारे कुछ दोस्त भी हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल इल्म है। वो देखिए ना हर जगह बेड़ा गर्क हुआ। आप पीटीवी की मिसाल ले लें यार, हम्म। बड़ा कोई इदारा था इस पूरे खित्ते में, बर्रे-सगीर में या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उसकी मिसालें दी जाती थी। आज पीटीवी जो है ना प्राइवेट प्रोडक्शन से काम चला रहा है। मतलब कितनी बड़ी ज़्यादती है कि एक इदारे ने जो हज़ारों लाखों एक्टर और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पैदा किए हैं, इतने बड़े-बड़े नाम कि आज आप यूट्यूब पे जाके देखें तो आपको हैरत होगी। तो बात ये है कि फिर मैं बता रहा था कि मुस्लिम लीग के ने भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं किया, लेकिन उन्होंने भर्तियाँ कम की। लेकिन दूसरे दौर में जब ये जरदारी साहब आए, तो मैं समझता हूँ कि इसके ताबूत में जो है ना आखिरी कील ठोक दी गई, क्योंकि जब उन्होंने चार्ज सँभाला तो उसके पास 24 अरब रुपए का मटेरियल पड़ा हुआ था। हम्म। 8 से 10 अरब रुपए उसके मतलब अकाउंट में मौजूद थे। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि 2-3 महीने के बाद वो सब कुछ साफ़ हो गया सही। और फिर वो इदारा डूबता चला गया। पहले साल में 20 अरब का नुकसान हुआ, तो दूसरे में 50 का, फिर 200 अरब तक पहुँचा उनके हम्म। आखिरी जब 5 साल उन्होंने मुकम्मल किए अपने, तो उसमें वो 200 अरब रुपए तक चला गया और वो फिर कोई चारा नहीं था कि इस इदारे को आप बंद कर दें या मतलब इसको चलाएँ। दूसरा ये कि अब कोई इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है कि मुलाज़मीन को, जिनको 6-6 साल से तनख्वाह ही नहीं मिली, ग्रेजुएटी और फंड्स नहीं मिले, उनको रिटायरमेंट के बाद पैसे नहीं मिले, बेहतर है कि उनको अच्छा पैकेज देके फ़ारिग कर दिया जाए और इसको किसी प्राइवेट इदारे के सुपुर्द करें, जिससे वो इसको डेवलप करके खुद चलाएँ। अच्छा, ये जो पिछले दिनों तहरीक उठी थी पीटीआई की तरफ से, इस हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की तरफ से, कि इसको हम बंद करके, तो इसका पीछे ये सारा सिलसिला है कि इसको मसलन साफ सुथरा करके दोबारा से किसी को दिया जाए इसको। नहीं देखिए, मैं तो चूँकि अंदर रहा हूँ, मैं टेक्निकली ये बता सकता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। एक तो 50 साल पुराने प्लांट हैं। जब ये प्लांट लगे थे 78 और 79 में, हम्म। तो भी इस्तेमाल शुदा प्लांट रशिया से लाए गए थे। यानी कि 70 साल तो हो गए उनके। सही। मतलब वो आप यूँ समझ लें कि आप मुर्दों से काम ले रहे हैं, जिंदों से तो आपने ले ही लिया। हम्म। तो आप पाकिस्तानी और रशियन मिल के चला रहे थे। पाकिस्तानी तो आपको पता है कि बहुत जुगाड़ी, बहुत इनके पास इंजीनियर्स के पास भी टैलेंट है, टेक्नीशियंस के पास भी टैलेंट है कि वो काम चला देते हैं, मतलब रोकते नहीं हैं। और सही। उनमें हुनर, सबसे बड़ा दिमाग और हुनर ये है कि वो मतलब समझते हैं कि कौन-सी तरकीब से किस तरीके से मशीन को या इक्विपमेंट को चलाया जा सकता है। लेकिन अब वो प्लांट बंद है, उन प्लांट को अब दोबारा नहीं चलाया जा सकता। ब्लास्ट फर्नेस जब बंद हो जाए तो दोबारा नहीं चलाया जा सकता। अच्छा। तो बात ये है कि अब तो ये है कि उसकी तमाम मशीनरी, प्लांट सबको बेच के वहाँ पर जदीद तर्ज का प्लांट लगाया जाए, जो प्राइवेट पार्टी लगाए और वहाँ पर जो है ना वो जगह बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सारा आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला होता है ना कि सारा बिजली, पानी, गैस, सही। ज़मीन और दूसरा ये कि तमाम सहूलियात वहाँ मौजूद हैं। बस ये है कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई करे, बड़ा मुल्क तो मसलन सूरत चाइना की हाल ऑफ़र अच्छी आई हो हुई है। सकती है। अभी हाँ, मुझे, मैं इससे चाइना की अगले ऑफ़र। सवाल की तरफ जाऊं, अभी आपने एक हकीकी स्टेटमेंट दिया कि जरदारी साहब के दौर में आखिरी कील ठुकी। मुझे लगता है कि आपके दोस्त हैं नासिर हुसैन शाह सूबाई वजीर, वो नाराज ना हो जाए आपसे। नहीं, नासिर शाह साहब खैर वो बड़े इस मामले में नफ़ीस आदमी हैं कि मैं वो जितनी भी शहर की बुरी-बुरी खबरें आती हैं, मैं हाँ। रात को उनको व्हाट्सएप करता रहता हूँ। तो अच्छा। उनको पता है मेरे मिज़ाज का कि ये बंदा मुझे तंग करता है। हाँ। तो वो मेरा ख़्याल है कि उस पे वो ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे। मैं उनको पब्लिक में भी कोई ना कोई जुमला ऐसा दे देता हूँ, तनकीद कर देता हूँ, लेकिन वो
इस मामले में बड़े अच्छा ज़र्फ रखते हैं, मैं आपको नहीं, बताऊँ। बड़े वो सॉफ्ट ये स्पोकन है, बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, हाँ, मैंने ये देखा हाँ, उनको। सईद गनी हुए, और ये इस तरह के 2-3 मिनिस्टर ऐसे हैं कि जो सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं सही। और समझते हैं कि भई ये सामने वाला बंदा जो है ना वो हमारा सियासी मुखालिफ नहीं है। हम उनसे एक शहरी के तौर पे बात करते हैं। अच्छी बात है। हम सियासत अच्छा में नईम नहीं है, आप कुरैशी, मुझे आपने पता स्टील मिल को खुदा हाफिज कहा और फिर आपने पब्लिसिटी चैनल की बुनियाद रखी। तो ये आपका पहला मसलन सिलसिला था, पहला स्टेप था बिजनेस का, कारोबार का और आपके मिजाज के काम का। तो इसको हुँ, कैसी कामयाबी हासिल हुई? और ख़वातीन और हज़रात और दोस्तों साथी, ये भी बता दूं कि नईम कुरैशी, मुझे नहीं, एशिया का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान का पहला और आखिरी एनर्जी अपडेट के नाम से एक एनर्जी के मैगजीन निकालते हैं, राइट? ये सही बात है या गलत है? नईम साहब, जरा सा मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलती कर रहा हूँ। जी, मैं पब्लिसिटी चैनल से शुरू करूँगा कि जब स्टील मिल के हालात ऊपर-नीचे होते चले गए, तो हमने सोचा कि अब ये बाहर निकला जाए यहाँ से, दुनिया बड़ी वसी है हम्म, और अपना कोई ज़ाती काम शुरू किया। जो हम काम करते थे, उसी काम को हमने प्राइवेटली शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें बहुत मदद की और बहुत अल्लाह ताला हमेशा से मेहरबान है। हम्म, और हमने कहा कि भई वालिदा की दुआएँ लेकर के और दोस्तों से मशवरा करके ये इस काम का आगाज़ किया और अल्लाह का बड़ा शुक्र ये हुआ कि वो काम को हाथों-हाथ इसलिए लिया गया कि उस ज़माने में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई प्राइवेट कंपनी पीआर की ज़िम्मेदारियाँ सँभाले, इवेंट मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारियाँ सँभाले। ये 2001 की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो बहुत सारी आ गई। बहुत सारी तो आ मतलब ये हमने शुरू किया, फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर और एनर्जी पर जो है ना वो मुख्तलिफ अपने इवेंट शुरू किए। पहले तो हम सर्विस दिया करते थे मुख्तलिफ कंपनीज़ को इवेंट की। जब हमने देखा कि कंपनीज़ में भी ये होता है कि ऊपर-नीचे बिज़नेस होता रहता है। सही। आज क्लाइंट आपके पास है, कल नहीं होगा, तो हमने कहा हम अपना रेगुलर कोई सिस्टम भी बनाएँ जिससे सस्टेनेबल एक बिज़नेस हम डेवलप कर सकें। तो हमने फिर अपने इवेंट शुरू किए, हेल्थ सेक्टर से शुरू किए। उसमें मैं कैसर वही साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि उस ज़माने में उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, जो आज भी मतलब हमारी दोस्ती और ताल्लुक है 40 साल से ज़्यादा हो गया। सही। तो बात ये है कि वो फिर हमने शुरू किया, फिर उसके बाद एनजीओज़ का ताल्लुक, जैसे मैंने कैसर वहीद का ज़िक्र किया, एनजीओज़ में मुझे रेडियो के ज़माने में ही तकरीबन 88 या 89 में कैसर वहीद क्रिसेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन में लाए थे, समाजी खिदमात में, और बड़ा मज़ा आया मुझे जिस तरह से रेडियो में आया था। तो कि इंसान अपनी ज़ात के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन दूसरों के लिए वो क्या कर सकता है और क्या करता है, उसकी भी एक ज़िम्मेदारी, जिसे कहते हैं ना, सोशल एनिमल भी हैं हम लोग ना। तो बात ये है कि उस वक़्त हम दूसरों की खिदमत में, हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ लोगों को हेल्प किया करते थे और उनको सही। मतलब कोशिश करते थे कि अपनी ज़ात से, और कुछ हमारे ऐसे दोस्त जो साहिब हैसियत थे उनकी मदद से उनको उनके मसाइल के हल में अपना रोल प्ले करें, चाहे वो तालीम के मद में हो, चाहे वो सेहत की मद में हो, चाहे वो रोज़गार की मद में हो, चाहे वो मतलब जो है ना उनकी नौजवानों की तरबियत, और उनकी जिस तरह से हमारी तरबियत हुई है, हमारी ख्वाहिश ये भी रही हमेशा से कि हम नौजवानों को ऐसा माहौल दें, जिसमें वो अच्छी फ़िक्र, अच्छी सोच के साथ माशरे का कारआमद रुकन बने। तो हमने सही। कोई कैसर वहीद के साथ मिलके क्रिश्चियन यूथ कोई तकरीबन 17-18 साल उसको चलाया। जी हाँ, जी हाँ, मुझे पता फिर जब हम फिर कैसर वहीद तो अभी भी यूथ हैं, लेकिन हम नहीं रहे। है। बहरहाल उसके बाद हाँ, तो वो हमने ये सोचा कि अब क्या किया जाए, फिर हमने नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ बनाई। हम्म, उसका मकसद ये था कि जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं, हमारे शहरी सहूलियात हैं, आपको पता ही है कराची का हाल जितना बुरा पहले था, उससे ज़्यादा अब बुरा है। बहुत बुरा। मतलब ये हाँ, मतलब बात ये है कि उसमें ज़ाहिर है वही है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, तवज्जो नहीं है, उसकी हम्म, तरजीहात में शामिल नहीं है कराची, ना वफाक की, ना सूबाई हुकूमतों की। तो हमने फोरम बनाया, उसका मकसद ये था कि हम लोगों को शऊर बेदार करेंगे, यूथ में और बच्चों में और इंडस्ट्रीज़ में और कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करें। जब वो अपनी ज़िम्मेदारी ये महसूस करते हैं कि जी हमें कारखाना चलाना है, हमें इंडस्ट्री चलानी है, हमें कॉलेज या कोई तालीमी इदारा चलाना है, तो उसके साथ-साथ उन्हें तरबियत और ये अच्छे माहौल की भी मतलब उनको जो है ना वो इल्म और आगाही होनी चाहिए। सही। तो सही। वो फिर हमने उसकी कैंपेन शुरू की और ये हमने बनाई थी 95 में। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला भी बड़ा कामयाब रहा। उस ज़माने में माहौलियात को लोग मज़ाक समझते थे कि क्या यार आपके पास कोई दरख्त काम ही नहीं दरख्त है। आपने बहुत लगाए, दरख्त लगाने के सिलसिले में बड़ा काम किया आपने। जी, वही मैं इस पे आ रहा हूँ कि जब ये हमने बहुत अवेयरनेस कर ली, तो और दूसरा हमारे एक दोस्त थे जो कराची के कमिश्नर थे, शोएब सिद्दीकी, जी। अभी भी इस्लामाबाद में फेडरल सेक्रेटरी हैं।
तो उनके पास हम गए, मैंने कभी ये काम करना है, पैसे वैसे हमारे पास है नहीं, हम्म, और मैंने कभी हम लेकिन घर में कुछ बाहर आ जाए, हरियाली हो, सरसब्ज लगे और खूबसूरती हो, ये हम्म, आलूदगी कम हो। आपके जो हम कोरोना का शोर मचा रहे हैं, अमेरिका में तो नो डाउट कि काफ़ी सारी हलाकतें हुई हैं, यूरोप में, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख़्याल है 5 साढ़े 30,000 हलाकतें जो है ना सिर्फ़ कराची में होती हैं फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हर साल। वो ठीक, आती इसलिए मीडिया में नहीं है कि वो इक्का-दुक्का केसेज़ अ, होते चले जाते हैं कि सीने की बीमारियाँ हो गई, साँस की बीमारी हो गई, दूसरी तकलीफ़ें हो गई, और पानी की मिलावट है, खुराक की मिलावट है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो हम्म, ये एक बहुत बड़ा मसला था। माहौलियात कोई मज़ाक नहीं है, माहौलियात का ताल्लुक सेहत से है और आपकी मईशत से है। सही, तो आप रोज़गार भी आपका उससे ताल्लुक रखता है। हम्म, तो अब ये कि फिर हमने वो सिलसिला शुरू किया, फिर उसके बाद हम उनके पास गए जब शुएब साहब कमिश्नर थे, तो हमने कहा भई हमें बड़ी तादाद में काम करना है, पैसे हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास वक़्त है। हमारे पास जो हमारे दफ़्तर के वसाइल हैं, गाड़ी है, जो भी है हम इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने फिर इसको बड़ा सीरियसली लिया, और आप यकीन करें 2 साल में 3.5 लाख पौधे जब तक वो यहाँ कमिश्नर रहे, हमने मुख्तलिफ इदारों के ताउन से हमने एक मॉडल मुंतखब ये किया कि हम उन इदारों में लगाएँगे, जो हम्म, उसकी देखभाल कर सकेंगे। पौधे हमने मुफ़्त दिए, वो सही, आज भी सिलसिला जारी है। तो और उनको कहा गया कि इसकी देखभाल भी आप करेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे और हम उसको हम्म, मॉनिटर करेंगे। सही, तो और फिर हमने बाकायदा हर महीने इजलास बुला के कमिश्नर साहब के सामने उनको पेश करते थे हम्म, कि जनाब ये आ गए, अब इनसे पूछें क्या रिपोर्ट है। महकमा जंगलात ने बहुत ताउन किया हमारे साथ, साढ़े हम्म, 3-4 लाख पौधे फराहम किए, और दीगर दोस्तों ने, और फिर हमने यहाँ किया, यहाँ पे भी हमने फिर वो तरबियत वाला सिलसिला शुरू किया कि हम लोगों को इतना ट्रेंड कर दें कि ये मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में कराची में अपना काम खुद से शुरू काम करें। करते हमारे रहें, मतलब मुताज काम रुकना नहीं चाहिए, काम करते रहें। बिल्कुल, वक्त नहीं, बिल्कुल। देखिए, वक्त वक्त हाँ, बहुत तेजी से खत्म हो हाँ, रहा है। मैं एनर्जी हाँ, अपडेट के बारे में कुछ मालूम करना चाहूंगा आपसे। हाँ, एनर्जी अपडेट का मैं आपको बताऊँ कि जर्नलिज़्म का शौक तो शुरू से ही था, फिर हमने अपने मुलाज़मत के दौरान जर्नलिज़्म में डिग्री ली, हम्म, और फिर वो, लेकिन चूँकि हम लगा दिए गए, वो जिसे कहते हैं ना कि बिगड़ा शायर जो है वो मरसिया गो हो जाता है, बिगड़ा गवैया जो है ना वो कव्वाल हो जाता है, हम्म, और बिगड़ा हुआ साफ़ी जो है ना पीआरओ हो जाता है। सही, तो बात ये है कि हमें जो है ना, मैंने जब जंग में 2 साल तक करंट अफ़ेयर्स पे लिखा, तो लेकिन वहाँ पैसे-वैसे नहीं मिलते थे, फिर नौकरी पे चले गए। तो हम्म, फिर हम प्रेस रिलीज़ें और चेयरमैन की स्पीचेज़ और सरकारी खबरें लिखने पर मामूर हो गए। लेकिन वो सही, एक जो शौक था ना कि यार ये इसको हमें अपने इंडिपेंडेंट कोई एक्टिविटी करनी है। अच्छा, जब हमने सोचा, तो अदब पे भी मैगज़ीन थे, फ़ैशन पे भी थे, हालात हाज़िरा पे भी बहुत सारे मैगज़ीन थे। हम्म, हमने कहा कोई स्पेशलाइज़ निकालते हैं। एक एनवायरनमेंट पे हमने न्यूज़ बुलेटिन निकाला, वो इतना ज़्यादा नहीं चल सका। और फिर हमने कहा यार एनर्जी पे निकालते हैं, उसमें एनवायरनमेंट, इंजीनियरिंग हम्म, और आपके मतलब एनर्जी सेक्टर और ये सारी चीज़ों को शामिल करें। तो 2006 में इसका पहला शुमारा 19 मई को आया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल उसको हो गए हैं। माशाल्लाह, और आज वो पाकिस्तान का क्या मैं कहता हूँ, इस वक़्त अगर आप वेबसाइट पे जाएँ तो उसकी रीडिंग जो है ना पाकिस्तान के बाद जो है ना अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, जर्मनी में है, इंडिया में है, चाइना में है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम की कोशिशों से वो एक अच्छा मैगज़ीन बना है। तो ये एक तजुर्बा था पाकिस्तान में कि आप किसी टेक्निकल और प्रोफ़ेशनल सब्जेक्ट पे एक हम्म, अच्छा मैगज़ीन निकालें। आपको तो पता है अमेरिका में आप बैठे हुए हैं, आपको पता है वहाँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट पे इस तरह के मैगज़ीन जी निकलते हैं। हाँ, हर पाकिस्तान किस्म, में ये कल्चर अभी भी आम नहीं हुआ। आम नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सब साथियों की मेहनत और हमारे लोगों की सपोर्ट से हम इसको कामयाब कर पाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नईम कुरैशी, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ज़्यादा तवील लोग इंटरव्यू देखना नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहूँगा कि आइंदा भी फिर कभी बुलाएंगे आपको और आपसे बातें होंगी। मुझे याद पड़ता है कि ये आपका चश्मा तो आपका बहुत पुराना है, मूछें भी आपकी बड़ी पुरानी हैं, तो ये तो आपके साथ है, लेकिन आपके सर पे बाल भी बहुत होते हैं, तो वो आप मिस करते नहीं करते हैं आजकल? बिल्कुल भाई, वो जो कीमती चीज़ है जो आपसे जुदा हो जाए उसको मिस तो करना पड़ता है ना, अब तो मतलब क्या किया जाए? तो ये तो शुक्र है कि कुछ रह गए हैं, ना होते तो हम क्या कर लेते? वैसे जो रह गए हैं उनको इधर-इधर खींच के जमा कर लेते हैं आप हैं सर पे? बस यही करना पड़ता है कि वो कहता है ना कि कतरा-कतरा जमा करके सर पे मतलब यू नो सेटिंग करनी पड़ती है, वरना अच्छा, मान विक की नौबत आ सकती थी। रुकैया भाभी से आपकी मुलाकात आपकी मुलाजमत के दौरान ही हुए, आप 1 से 2 हुए, माशाल्लाह। बच्चे कितने हैं? कितने नाना भी बन गए मेरे ख्याल से आप, तो शादी-वादी कितने बच्चों की करती, जरा मुख्तसरन बता दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ़ है, और
भाई मैं ये अभी हमारे साथ ऑफिस में होती हैं, आज से नहीं जब से हमने स्टार्ट किया, तो वो अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के मामला देखती हैं। बच्चे के अलावा एक के अलावा दो बेटियां, दोनों माशाल्लाह बड़ी अच्छी और ज़हीन बच्चियां पढ़ चुकी हैं। एक बेटी डॉक्टर है, माशाल्लाह। दूसरी जो है ना वो फिल्म मेकर है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं, फिल्म मेकिंग, कंटेंट डेवलपमेंट वगैरह का काम करती हैं। अपना आजकल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से वाबस्ता है। जो सबसे छोटा जो बेटा है वो मतलब इस वक्त IBA के तीसरे साल में है, तो माशाल्लाह। उसका भी प्लान है कि मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में मतलब जो है ना वो जाए, उस शोबे में जाए और काम करे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो हमारा एक मिशन था कि बच्चे पढ़े अच्छे लिखे हों। पढ़ लिख जाएं, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और उनको एक अच्छी तालीम मिल जाए। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि वो उनको मिल गया। चले बहुत नईम कुरैशी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर गो के वक्त दिल तो ये चाहता है कि और बहुत सी बातें होती नहीं, क्योंकि हमारे पास तो यादें और बातें इतनी हैं, लेकिन ये बिल्कुल। बहुत तवील इंटरव्यू जो है फिर वो लोगों को देखने में उकता जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम आइंदा भी आपसे बात करेंगे इस मौजू पे किसी ना किसी हवाले से। तो आइंदा मैं सिर्फ आप रेडियो की बात करेंगे, हर फर्द की बात करेंगे, जैसे रियाज सिद्दीकी की बात करेंगे जो हमारे बिल्कुल बड़े सही, प्यारे और यही महीन यही मैंने कहा कि आइंदा कुछ बैठ के फिर हम जरा और तैयारी के साथ बैठेंगे। ये तो हम सवाल तो कोई होता नहीं हमारे हाथ में, बस जहन जो हाँ आपसे गुफ्तगू से निकाल रहा है बातें वो हम करते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सही। आपके इस अजीम वक्त का जो आपने मुझे दिया, क्योंकि रात का पिछला पहर है इस वक्त पाकिस्तान में, हमारे यहाँ तो सपहर है, लेकिन हमारे लिए कोई मसला नहीं है। वो बार अब हमारा जो ये इदारा है, जो सिलसिला है सहाफत का और टीवी का, इसमें तो रातें भी जागती हैं और दिन भी जागते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, तो वंस नहीं अगेन बहुत मजा आया, अच्छी अच्छी गुफ्तगू रही और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और अल्लाह ताला सबको इस वबा से महफूज रखे और हम सबको इसी तरह से जुड़े रहने की तौफीक। चलें, वंस अगेन थैंक यू सो मच ख़वातीन और हज़रात, दोस्तों साथियों, ये थे नईम कुरैशी बज़्म तलबा में, और इनसे बातें आपने सुनी। कैसी लगी आपको बातें? स्क्रीन पे आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा है, और मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने तो मुझसे रब्ता कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको मैं आज नईम कुरैशी आपको मैं बता दूं कि कोई इस वक्त मैंने 7 लोगों को दावत दी हुई है, जिसमें से आप मुझे पहले मिले, अभी 6 लोगों का मुझे इंतजार है। उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं, तो बहरहाल इंतजार है। तो ख़वातीन हज़रात इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। बज़्म तलबा के अगले प्रोग्राम में अगले किसी मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।